नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 9 की। तो लेक्चर नंबर 8 तक आपने प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिया हो, तो आइए अब लेक्चर नंबर 9 में प्रॉब्लम्स को ही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जरा इनको पढ़िए। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस dq इक्वल टू 2du। तो इस बार क्या हुआ, थर्मोडायनामिक्स के इस न्यूमेरिकल पार्ट में, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि dq बराबर 2du ऐसा कुछ दे रखा है। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस पूछा जा रहा है। dq जहां बताया गया है हीट सप्लाइड, और du हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो इसका नॉर्मल मीनिंग होता था वो दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मोलर हीट कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें dq बराबर हो जाएगा nc, यही मोलर हीट कैपेसिटी c है। तो nc और फिर dt या डेल्टा टी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो dq बराबर nc डेल्टा टी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको चाहिए c, तो c इक्वल टू dq अपॉन n डेल्टा टी, इस तरह से कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, dq इज 2 टाइम्स du। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि dq इज 2 टाइम्स du, इसको यूज कर दिया। और du आपको मैंने कई बार कहा है कि कहीं भी पूछे, किसी भी सिचुएशन में पूछे, तो एन सी भी डेल्टा टी या डी टी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एन सी भी डेल्टा टी यूज कर दिया, और नीचे में हो गया आपका एन डेल्टा टी। तो गौर से देखिए, एन डेल्टा टी खत्म हो गया, तो 2 टाइम्स सी भी रह गया। और ये गैस कैसी थी, मोनोएटॉमिक थी। तो मोनोएटॉमिक के लिए सी भी कई बार पढ़े हैं, 3/2r। ओके, 3/2r, ये 2 कट गया एंड द आंसर इज 3r। ओके, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस Cv इक्वल टू 3/2r। ओके, ये सबको डायरेक्ट याद रखना है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाइए, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। काफ़ी सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच होता है, बट आप ठीक से समझिए और बनाया करें। कहता है एक प्रोसेस है v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो जो भी 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस आपने पढ़े हैं ये उनसे डिफरेंट है, तो कोई भी रह सकता है। उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, v इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, v इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इज इंक्रीज्ड बाय 200 केल्विन। तो डेल्टा टी भी आपको दिया हुआ है, दिस इज योर डेल्टा टी, दिस इज योर एन। अब कहता है वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस आपको फाइंड करना है। तो देखिए वर्क डन तो कभी भी हमसे कहा तो W इंटीग्रेशन ऑफ PD, यही करते हैं। अब आइसोबेरिक होता तो P बाहर करते, आइसोबेरिक वगैरह कुछ तो है नहीं, नॉन प्रोसेस है, V प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है जहाँ। तो अब हमको इसमें वर्क डन लेकर के जाना है और टेम्परेचर इंक्रीमेंट के टर्म में यहाँ पर आपको काम करना है। तो PdV से मामला देखिए अब आगे बढ़ेगा। तो गैस लाओ, चलिए यही लिखते हैं, फ्रॉम आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, देखिए क्या था, PV इक्वल टू nRT, इस तरह की बात होती है। अब इसमें कहीं भी मुझे प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, तो प्रेशर विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज nRT/V, और आपने कहा V इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो एक काम करिए, ऑल्सो करके हम लोग लिखते हैं, गिवन है V इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, विच मीन्स V इक्वल टू कोई k कांस्टेंट ले लीजिए, के टी स्क्वायर, वेर के इज ए कांस्टेंट। तो के टी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो P इक्वल टू nRT/V की जगह आप रखिए के टी स्क्वायर। क्या फायदा हुआ, तो nR/KT, P इस तरह से आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि W इक्वल टू जो इंटीग्रेशन ऑफ PdV हमको लिखना था, उसमें P की जगह nRT/KT यूज कर सकते हैं। nR/KT यूज करिए, और dV भी लिखना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए फर्दर, यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट है सामने देखिएगा, नज़र आता जाएगा, पुट करते जाएंगे। तो dV हो गया k 2t dt। ओके, सो dV की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स KT dt। तो देखिए
आपका ये के तो कैंसिल हो गया, टी भी कैंसिल हो गया, संयोग से आपका जो 2 एंड आर ये सब बाहर आ गया, कांस्टेंट होता है ये सब, एन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट, अंदर बचा सिर्फ डी टी, और डी टी हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर भी वो दिया हुआ है, बाद में ये क्या बन गया 2nr डेल्टा टी, तो हो गया वर्क डन। अब वैल्यू को पुट करें 2n, n 2 मोल्स थे, r रहेगा और डेल्टा टी हो गया 200 का चेंज, ठीक है, तो हो गया कितना आंसर 800r, 800r इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो भी दिया हुआ है उसी हिसाब से एक तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ किया और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको यूज़ किया। बाकी वर्क डन का फार्मूला, जनरल फार्मूला, उसमें जो भी सब्स्टिट्यूट करना है करते चले गए, पुट करते चले गए और सॉल्व हो गया। इसी तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम भी उसी तरह का है जैसा नंबर 2 था। एन मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर चेंजेस विथ वॉल्यूम एज टी इक्वल टू के वी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया इक्वेशन। तो एक अननोन प्रोसेस है जिसका आपको गाइडिंग इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है वो प्रोसेस। द वर्क डन पूछ रहा है आपसे और कहता है टेम्परेचर चेंज टी नॉट से 4 टी नॉट हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर वर्क डन की बात की गई, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी से चलेंगे। उसी तरह पी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज करना है, तो P इज एन आर टी बाई भी, और ये जो आपको T दिया हुआ है, लेकिन हमें ना डी टी का देखो वहाँ डी टी डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए T को गायब मत करना, V को गायब करो। तो अगर मैं V को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, T बाई के और उसका रूट अंडर, तो रूट अंडर T बाई के, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो कहने का मतलब एक रूट टी यहाँ पर कैंसिल होगा, एन आर रूट टी, और ये रूट के भी आपका ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, तो टी के रह गया अंदर, तो पी की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो चलिए कर दिया, एन आर रूट टी और रूट के, और डी भी रह गया साथ में, तो डी भी हटाना पड़ेगा। तो डी भी हटाने के लिए जो इक्वेशन दिया उसका यूज करें, तो ऑल्सो टी इक्वल टू के भी स्क्वायर था, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी टी इक्वल टू के इंटू टू भी डी भी। ओके, शॉर्ट में ऐसे ही करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा जो डी भी बन रहा है अभी, तो इसमें फिर और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज डी भी इक्वल टू, देखिए तो क्या बन गया, डी टी बाई टू के भी, ओके, टू के भी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर फिर भी को भी तो हटाना है, तो भी को फिर से हटाइए, क्या रखते थे, भी को रखे थे रूट अंडर, देखिए ना टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू है के वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई के, तो वी इक्वल टू रूट अंडर टी बाई के, तो इसका रूट के ऊपर चला गया, ऐसा कुछ। तो ये फिर क्या होगा ना कि ये देखिए, अब यहाँ पर ये dt है, तो ये t को कैंसिल मत कर दीजिएगा, तो एक काम करें dt को लास्ट में लिखें ताकि कैंसिलेशन नहीं कर दें गलती से t को। चलिए, तो यहाँ पर रूट यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर के टी, ऐसा कुछ बनेगा, और फिर dt जाएगा। तो इसको एक बार ठीक से देख लीजिए, t इक्वल टू के भी स्क्वायर था, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन हुआ, इधर dt बन गया, इधर k हो गया, इधर 2v dv हो गया, और उसके बाद फिर हमारा dv क्या बन गया, dt बाई 2k भी बन गया। फिर हमको क्या करना था, v को सब्स्टिट्यूट करना था, तो v इज रूट अंडर टी बाई के, तो रूट अंडर टी बाई के, तो रूट वाला रूट के ऊपर चला गया, और dt साथ में था, इधर लिख दिए, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इससे इसको कैंसिल करोगे तो रूट के हो जाएगा, सो 2 रूट अंडर के टी हो गया, ऊपर में dt हो गया, तो डी भी सब्स्टिट्यूट हो गया, उसे भी अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो एन आर तो चलिए बाहर ही आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी के चलिए रहने देते हैं, हालांकि रूट के भी बाहर जा सकता था, देखिए कहीं कैंसिल हो जाए तो ठीक रहेगा। और डी भी की जगह क्या लिखना है हमको, ये लिखना है 1/2 रूट, ये भी हो गया के टी, और फिर डी टी। तो देखिए संयोग से क्या हुआ कि रूट टी के और रूट के टी कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से डेटा वो लोग खुद सेट करके देता है कि कैंसिलेशन हो जाए, तो आप सिर्फ अच्छे से सारा प्रोसीजर के साथ काम करें, कैंसिलेशन अपने आप हो जाएगा। तो एन आर बाई 2 रूट अंडर डी टी, और यहाँ पे बोलता है टी नॉट से 4 टी नॉट ले लिया, तो क्या बन गया, ये लिमिट टी चढ़ेगा तो 4 टी नॉट माइनस टी नॉट,
मतलब 3T। तो 3nRT0/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर के साथ है बच्चों। तो एक बार आपको खुद से भी इसको बना लेना है अच्छे से, कोई दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो को चला के हेल्प लेनी है। तो बेसिकली क्या है, PV इक्वल टू nRT से P को सब्स्टिट्यूट करना है, जो इक्वेशन दिया है उससे V को हटाना है और T के टर्म में लाते चले जाना है ना। तो V को हटाना है, T के टर्म में लाना है। यहाँ V एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि आपका T इक्वल टू था KV स्क्वायर, तो V स्क्वायर बन गया T/K, तो इसलिए V क्या बन गया, √T/K। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं, उसी को यूज किया गया है। एंड देन फाइनल आंसर इज 3/2 nRT0, 3/2 nRT0। तो सी चॉइस इज करेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको एक बार सॉल्व करें। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा बच्चों, बहुत आसान है ये। तो देखिए क्या कहता है, 140 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर 2 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हुआ वो क्या है, 140। मतलब डेल्टा क्यू कांस्टेंट प्रेशर पर है तो NCP डेल्टा टी का फार्मूला चलेगा। दिस डेल्टा क्यू इज 140, N इज योर 2 मोल्स एंड CP इज निकाल सकते हैं आप CP को यहाँ पर, और डेल्टा टी 0 से 10, तो 10 का चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, CP कैलकुलेट करेंगे। तो 140 देखिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 तो 7 आ गया। ठीक है, 7 कैलोरीज में है, सो कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो CP आ गया आपके पास। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू हीट इट फ्रॉम 0 to 10 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो NCV डेल्टा टी रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो अब यहाँ पर N तो आपका कितना है, 2 मोल है। CV निकालना है, तो CV निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और CP के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे आसान पड़ेगा। देखिए चूंकि आपको पता है CP माइनस CV इज R, तो इसका मतलब CV इज CP माइनस R and R in calorie is 2, तो 7 minus 2 that is 5, तो 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप यूज करिए CV का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेम टेम्परेचर राइज होना चाहिए बोल रहा है 10 का, है ना। तो ये कितना हो गया, 100 कैलोरी हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो 140 कैलोरी कांस्टेंट प्रेशर पर 0 से 10 पर ले जाने के लिए जरूरत पड़ रहा था। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर मांगा तो वही हो गया NCV डेल्टा टी, तो उसको यूज करेंगे और उस तरह से क्या आ गया हमारे पास 100। CV निकालने की बात थी, CP निकाल चुके थे, तो CP माइनस CV कर दोगे तो वो R होता है और R की वैल्यू 2 होती है, तो CP 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात और मेंशन कर देते हैं, अगर आप इस 140 के डेटा का यूज किए तो देख सकते हैं आपको ये डायटोमिक गैस जो डायटोमिक था इसका कोई यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहे मेथड 2 से डायटोमिक को यूज करते हुए अगर सॉल्व करेंगे तो फिर इस 140 के डेटा का कोई यूज नहीं होगा। तो कैसे कर सकते हैं, CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 पढ़े थे आप, तो गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए क्या होती है, 7/5। याद रखिए, मोनोएटोमिक के लिए 5/3 एंड डायटोमिक के लिए 7/5। तो 7/5 माइनस 1 हो गया और ये माइनस करोगे आप तो 2/5 हो गया, 5R/2 हो गया। अब R की वैल्यू जो होती है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस में आपका 2 रहता है, तो आप 2 वहाँ पे पुट करिए तो वो अपने आप 5 आ जाएगा, है ना। तो सेम आ चुका है 5, चाहे इस मेथड से करें या उस मेथड से। बाकी डेल्टा क्यू डैश जो निकालना था NCV डेल्टा टी में पुट करेंगे फिर से आ जाएगा। क्लियर है। आइए बच्चों पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो एक बार ठीक से इसको देखिएगा। इफ फॉर हाइड्रोजन CP माइनस CV कहता है स्मॉल m एंड फॉर नाइट्रोजन CP माइनस CV कहता है स्मॉल n, वेयर CP एंड CV रेफर टू स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास बोलता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट पर मोल नहीं बोल रहा है, पर यूनिट मास बोल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है।
तो जब भी ऐसा कुछ रहेगा पर यूनिट मास, तो इस केस में Cp माइनस Cv को आप सिर्फ R नहीं लिखेंगे बल्कि R बाई पर यूनिट मास कहा तो इसके जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा, उस मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई एम लिखा जाएगा। ठीक है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब आपको कहता है कि स्पेसिफिक पर यूनिट मास रिस्पेक्टली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp Cv होता है ही। द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन पूछ रहा है, तो आप इसको करो फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज 2 ग्राम पर मोल। तो 2 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब Cp माइनस Cv इज R बाई 2। ये हो गया नंबर 1। और उसी तरह से आप चले जाओ, नेक्स्ट कौन है, नाइट्रोजन। तो फॉर नाइट्रोजन जो M होता है 28 होता है, 28 ग्राम पर मोल। ओके, ये सब याद रखना होगा, या क्वेश्चन में भी कभी कभी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर Cp माइनस Cv जो आपका आ जाएगा वो R बाई 28 का आ जाएगा। अब ये हो गया नंबर 2। अब आपका जो कहा कि क्वेश्चन में कि दिस इज M, तो ये यही क्वांटिटी M है। तो क्लियरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आपका Cp माइनस Cv हुआ वो M हुआ, मतलब M इज R बाई 2। एंड यहाँ पर जो Cp माइनस Cv हुआ जो इसके लिए हुआ, यहाँ पर N हुआ, तो N इज R बाई 28। तो हमसे पूछ रहा है M और N में रिलेशन बता दीजिए, तो इसलिए M अपॉन N इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं M अपॉन N। तो क्या हो गया, R बाई 2 और इधर R बाई 28, R कैंसिल हो गया, 14 हो गया। मतलब M इक्वल टू 14 टाइम्स N, या N इक्वल टू M डिवाइडेड बाय 14। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो स्मॉल m इक्वल टू 14 टाइम्स n, ये डी नंबर आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, ऐसे बना लेना है। तो याद रखिएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू हम लोग नॉर्मली R पढ़ते हैं तो वो 1 मोल के लिए होता है, पर मोल 1 मोल गैस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए बोल रहा है, तो क्या करना है, कैपिटल M से डिवाइड कर देना है, फिर बनाएंगे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 moles of hydrogen, 2 moles of helium and 1 mole of water vapor. Okay, form an ideal mixture. So what is the molar specific heat at constant pressure of the mixture, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसे सिचुएशंस में आप ये कर सकते हैं कि CV मिक्सचर का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जो भी मिक्सिंग होती है इसमें इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो Cv उसके हिसाब से जो फॉर्मूला आता है N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3, 3 गैस है तो Cv3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में वैल्यूज को आपको पुट करना पड़ेगा। तो N1 तो आपका है 4, लिख लेते हैं, N1 इज 4। और हाइड्रोजन के लिए आपका CV1 फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज डायटोमिक, डायटोमिक के लिए CV आपकी आती है 5/2 टाइम्स R। ये सब याद रखना पड़ेगा कि डायटोमिक, जैसे कि मोनोएटोमिक के लिए 3/2R, तो डायटोमिक के लिए आपका पता है 5/2R। ठीक है, अगर आप भूल गए तो आपको फिर से याद दिलाऊं, R बाई गामा माइनस 1 लिखना पड़ेगा। और डायटोमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो आपकी आती है 7/5, और जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 टाइम्स R। ठीक है, तो वो डायरेक्ट याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। तो N1 के लिए यहाँ पर डेटा हो गया 1 के लिए। 2 वाले के लिए देखिए, N2 वाले के लिए, 2 वाला जो हीलियम है उसके 2 मोल लिए गए, और उसका जो CV2 आएगा क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो 3/2R आ जाएगा। क्लियर। और उसी तरह से जो N3 है हमारा, वो वाटर वेपर है, वो भी गैस बन गया। तो वाटर वेपर के कितने मोल, 1 मोल, और उसका जो CV3 बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसी फार्मूला से निकालिए, R बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें जो ये वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर का फॉर्मूला देखिए H2O, तो दिस इज ट्राइएटॉमिक गैस। तो नॉर्मली ट्राइएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लेते हैं ज़्यादातर केस में 6 लिया जाता है।
कहीं पर 7 भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 6 ले लेते हैं बुक में। कहीं कहीं 7 ले लेगा, कहीं कहीं 6 ले लेगा। ऑप्शन आपको किसी एक के हिसाब से ही आएगा। तो पहले आप 6 रख करके ट्राई करके देख लो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में रिलेशन, ये आपने अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में और डिटेल में डिस्कशन होगा। 1 + 2/f, तो इसके हिसाब से 2/6 दैट इज 1 + 1/3, 4/3 गामा हो जाएगा इसका, तो है ना। तो गामा अगर ऐसा हो गया तो सी भी हो गया R/गामा-1, तो R/4/3 -1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 और ऊपर 3, मतलब 3R आ जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग 3R, Cv की वैल्यू 3R ही यूज़ करते हैं। CO2 भी रहता है तो ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर CO2 और H2O और CO2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे तो 6 ही लिया जाता है। ओके, और अगर और पॉलीएटॉमिक गैसेस है तो उसमें 7 भी आ जाते हैं। तो हमारा ये फिलहाल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, गामा की वैल्यू 4/3 के हिसाब से Cv आ गया 3R। अब बस इनको यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो N1 हमारा क्या था 4, और Cv1 हो गया हमारा 5/2R, N2 हमारा हो गया 2, Cv2 हो गया 3/2R, N3 हो गया 1 और Cv3 हो गया 3R, एंड डिवाइडेड बाई, आप सभी के सम कर रहे हैं तो 4 + 2 + 1, ये इस तरह से हो गया। तो अब देखिए कितना बन गया, ये यहाँ से कैंसिलेशन हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो 10R + 3R + 3R डिवाइडेड बाय 7, मतलब 10 and 6 16R/7। तो देखिए ये आपको निकला है Cv मिक्सचर, लेकिन अभी आपको निकालना था एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि Cp मिक्सचर आपको निकालना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं Cp - Cv = R, तो आपका Cp जो बनेगा वो क्या बनेगा, Cv + R बन जाएगा। तो ये आप मिक्सचर के लिए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब Cv मिक्सचर + R हो जाएगा। तो Cv मिक्सचर आपके पास है 16 × R/7 + R, तो 23R/7। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में है तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए नहीं हुआ तो आपको फिर वापस जाके F = 7 रख करके फिर सारा कैलकुलेट करके फिर पुट करके आना पड़ेगा। बट डोंट वरी, ज़्यादातर केसेस में 6 पर आ जाता है। ओके, सो 23R/7 आपका बी नंबर चॉइस करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल A-B-C-2A। ठीक है, A से B, B से C, C से A, फिर A से अपना B अपना चलते रहेगा। एज शोन इन द फिगर, इफ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। कहता है कि इस पूरे साइकिल में नेट हीट सप्लाई हुआ है 5 जूल का। वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C2A, आपसे पूछा जा रहा है कि C2A से जाने पर वर्क डन क्या होगा, तो बताइए। तो देखिए बच्चों, Vp का ग्राफ, P भी नहीं है, नॉर्मली P ऊपर होता है V नीचे होता है, बट यहाँ पर आपको V ऊपर दिया है P नीचे दिया है, तो भी कोई बात नहीं है। वर्क डन थ्रू C2A अगर आपको बोला है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है। तो एरिया अंडर PV ग्राफ, तो P और V के बीच का ग्राफ अगर आप इसका एरिया निकाल सकते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कि इसका एरिया हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ का डेटा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो डेटा कंप्लीट है नहीं यहाँ पर एरिया निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वो तरकीब तो फिलहाल काम करेगी नहीं। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व हो जाता। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स के सम, तो ये साइड जैसे 10 यूनिट का है, ये अगर पता चल जाता कितना है उनका सम कर देते। और इंटू हाइट, तो हाइट तो है हमारा, बट ये डेटा मिसिंग है यहाँ पर ये वाला, इसलिए ये आपको एरिया वाइज से तो नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा, तो देखिए कहता है कुछ और डेटा दिया हुआ है। 5 जूल कहता है कि टोटल साइकिल में काम हुआ है। तो ठीक है भाई, साइकिल में एक चीज होती है, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस
जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारा हो जाता है 0, होता है ना। तो इस वजह से जो भी Q होगा वो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो डेल्टा Q नेट इज डेल्टा W नेट, ठीक है। डेल्टा W नेट कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो भी साइकिल के थ्रू आप जा रहे हो, मतलब वर्क डन थ्रू AB, A से B में जो हुआ, B से C में जो हुआ और C से A में जो हुआ, ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो ये DQ नेट आपको क्वेश्चन में दिया है 5 जूल एब्जॉर्ब हुआ, तो प्लस में 5 लिख दीजिए। AB, तो AB हमारा देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज पता चल रहा है, तो वो निकाल सकते हैं P इंटू डेल्टा V। तो P हो गया हमारा 10 और चेंज इन वॉल्यूम हमारा हो गया 2 माइनस 1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ऐसा यूनिट में ही है इसलिए जूल में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। BC आइसोकोरिक प्रोसेस है इसलिए 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम सेम रह गया। और CA तो निकालना है, तो लीजिए जो अननोन क्वांटिटी था अब आपके हाथ में है वो, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा, और इधर 5 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 जूल C से A में आपका ये वर्क डन होगा, ठीक है। ऑफकोर्स कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 1 वॉल्यूम हो रहा है, तो नेगेटिव तो आना ही था। सो -5 इज योर करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और खुद से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बीटा, जहाँ बीटा क्या है dV/dP एंड डिवाइडेड बाई V विथ P। तो बीटा वर्सेस P का आपको ग्राफ देखना है फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको बीटा वर्सेस P का ग्राफ देखना है, जहाँ बीटा आपको बताया गया dV/dP एंड डिवाइडेड बाई V, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट लीजिए। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो समझना होगा कि बीटा है क्या, और ये ध्यान में रखिए कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहा है। तो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स, वी गेट, तो क्या होगा P बाहर dV, V बाहर dP, कांस्टेंट का 0। तो इससे क्या होगा, मुझे dV/dP प्राप्त होगा, तो dV/dP, चलिए फटाफट निकालते हैं। इसको उधर ले गया, माइनस हो गया, और dV/dP इसको इधर लाए, दिस इज -V। अभी मुझे चाहिए dV/dP डिवाइडेड बाई V। चलो एक काम करो, dV/dP पहले निकाल लो, -V/P हो गया। और अब आप निकाल सकते हैं बीटा। बीटा आप कह रहे हैं -dV/dP डिवाइडेड बाई V, तो dV/dP जो भी लाए हो रख दो, -V/P एंड डिवाइडेड बाई V। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/P बचा। तो क्लियर बात समझ में आ रही है कि बीटा इक्वल टू 1/P या P इक्वल टू 1/बीटा। तो जिस प्रकार से y इक्वल टू 1/x होता है, और ये होता है ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो एकदम सिमेट्रिकल है, वही बात है यहाँ भी। तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ यहाँ पर आंसर आएगा। सो फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T वाज कूल्ड आइसोकोरिकली टिल द गैस प्रेशर फेल फ्रॉम P टू P/N। तो गैस को ठंडा किया गया तो उसका प्रेशर जो है वो भी कम होता चला गया, P/N टाइम्स कम हो गया, और ये आइसोकोरिकली किया गया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए किया गया। अब कहता है देन बाय एन आइसोबेरिक प्रोसेस, उसके बाद उसमें एक आइसोबेरिक प्रोसेस लगाया, और उससे क्या हुआ, द गैस वाज रीस्टोर्ड टू द इनिशियल टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर T था उतना पर इसको वापस ले आया। अब कहता है अगर ऐसा किए तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस बताइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को अगर सच आप ऐसे सोचिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा के बना दें तो वो लगेगा नहीं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में आपको सोचना होगा, और बेस्ट ट्रिक का होगा कि आप इसको ग्राफ से थोड़ा सा डील करिए, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको समझने में। तो देखिए इसका आप क्या करो, PV ग्राफ ड्रॉ कर लो। मान लो कि गैस शुरू के ऐसे किसी सिचुएशन में था जहाँ पर आपका प्रेशर हो गया P, वॉल्यूम हो गया V, और टेम्परेचर हो गया T, ठीक है। तो ये प्रेशर P हो गया। अब शुरू में फर्स्ट में क्या हुआ, गैस को आइसोकोरिकली और
ठंडा किया गया और प्रेशर P2P/N हो गया, तो P से P/N मैंने आइसोकोरिकली, तो सीधा नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये P/N का प्रेशर हो गया। तो वॉल्यूम वही है V, और टेम्परेचर का हम लोग को पता लगाना पड़ेगा। तो देखो, इस चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में V इज कांस्टेंट, तो चूंकि V इज कांस्टेंट तो गौर से देखो PV इक्वल टू nRT, और V आपका कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का फॉर्मूला चलेगा आइसोकोरिक में। तो जितना आपका चेंजिंग आप देख रहे हो P2P/N हुआ है, तो प्रेशर n टाइम कम हुआ है, तो टेम्परेचर भी n टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर का जो प्रेशर हो गया P/N, टेम्परेचर हो गया T/N, बाकी वॉल्यूम तो भी ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी डेटा आपको पता चल रहा है वो डेटा आप लिख दो। चलो P यहाँ लिख ही दिए हैं, तो यहाँ सिर्फ VT लिखते हैं, ओके। अब क्या बोला, सेकेंड टाइम में कहा अब इसको आप आइसोबैरिक प्रोसेस के थ्रू लेके गए और इसको इनिशियल टेम्परेचर पर आप लेके चले गए, तो T/N से आप वापस T तक चले गए और आप इसको आइसोबैरिकली लेके गए हैं। तो देखो, अगर पीवी ग्राफ पे आप एक आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करते जिसमें टेम्परेचर फॉल नहीं होता या राइज नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो वो इसी लाइन पर होता कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस लाइन पर वापस आने के लिए इसको इधर से इधर लेकर के जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो गैस जो होगी वो गर्म भी होगी और वॉल्यूम भी उसका एक्सपेंड होगा, और यहाँ पर वो फिर से टी टेम्परेचर को पकड़ लेगा। तो टी टेम्परेचर और P/N का प्रेशर है, और वॉल्यूम का आपको पता लगाना है। तो ये वाला हो गया आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक में हो गया आपका प्रेशर कांस्टेंट, तो इस बार हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T। तो जितना भी आपने T/N से इसको T लाया, माने कि टेम्परेचर को n टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, तो वॉल्यूम भी n टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, NV हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो NV और कॉमा T, तो ऐसा लिख देते हैं NV कॉमा T। चलिए, अब जब आपने इस तरह का एनालिसिस कर लिया, तब आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, A, B और C। तो फर्स्ट प्रोसेस AB का हो गया और सेकेंड प्रोसेस BC का हो गया। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बताना है हमको, मैंने A से B तक डेल्टा Q नेट फाइंड करना है। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे, AB प्रोसेस में और कौन सा BC प्रोसेस में, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए, अब AB प्रोसेस में, तो AB प्रोसेस कौन सा है, आप देख रहे हैं आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होने वाला। वर्क डन जब जीरो है तो जो भी बचेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बचेगा, तो डेल्टा U ऑफ AB लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद BC में आ जाना। BC में क्या हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोबैरिक में तो भाई वर्क डन भी होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होगी। तो वर्क डन होगा तो पहले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख देते हैं और वर्क डन लिख देते हैं। तो वर्क डन जो भी आएगा डेल्टा W ड्यूरिंग BC। अब यहाँ पर आप एक चीज जरा अच्छे से गौर करो, AB के थ्रू जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, अब प्लस BC के थ्रू जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ। अब यहाँ पर AC के थ्रू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आप गौर से देखो, डेल्टा U फॉर AC, A से C तक, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर आप वापस आ गए थे तो क्या हो गया, 0, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी A से C तक के लिए, तो A पर जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर C पर भी है, फाइनल भी वही है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 0। और आप किसी भी रास्ते से आइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो अगर आप इस तरह से डेल्टा U AB के थ्रू और प्लस डेल्टा U BC के थ्रू दोनों आते हैं, तो वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो डेल्टा U AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB के थ्रू और प्लस डेल्टा U BC के थ्रू, ठीक है। तो वो वैल्यू भी दोनों मिलके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला 0 हो जाएगा। और वैसे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अलग से डेल्टा U AB निकालिए, तो आपको NCV और डेल्टा T लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा T में आप क्या लिखेंगे, T/N माइनस T लिखिएगा। और उसके बाद BC के लिए जब डेल्टा U लिखिएगा तो इसमें भी आपका चलेगा NCV डेल्टा T, डेल्टा T में फिर T माइनस T/N आ जाएगा।
तो यहाँ पर t बाय एन माइनस टी था और यहाँ पर t माइनस टी बाय एन आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों में माइनस हो गया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जोड़िएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप करके देखना, ठीक है। नहीं तो लॉजिक से क्या हो गया, सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्योंकि ए और सी का टेम्परेचर सेम था इसीलिए नेट चेंज इंटर एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी की जीरो हो गई। अब जो बचेगा बी सी के थ्रू वर्क डन बचेगा और वही आपका टोटल हीट एब्जॉर्ब होगा। तो वर्क डन देखिए बी से सी में देखिए तो आइसोबेरिक प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए पी डेल्टा वी, तो पी हो गया पी बाई एन और डेल्टा वी हमारा देखिए तो आपने निकाला है वहाँ पर एन वी माइनस वी के रूप में, देख रहे हैं। तो बस यही चीज़ हो गया, वी कॉमन कर लीजिए तो पी वी बाई एन और उसके बाद एन माइनस वन। अब आप यहाँ पे देखिए तो पी वी में आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पी वी इक्वल टू एन आर टी और एन नंबर ऑफ मोल क्या है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो आर टी और एन को अंदर लेके जाइए तो 1 माइनस 1 बाई एन। तो गौर से देखिएगा तो इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एन की पावर माइनस 1, ठीक है। तो आर टी इंटू 1 माइनस एन की पावर माइनस 1, ये वाला जवाब जो है आपका करेक्ट बच जाएगा, ठीक है। तो आसान सा सवाल था लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा ढंग से काम करेंगे तभी आएगा। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लो और फिर आप वीडियो को पॉज करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। बच्चों तो आपने सॉल्व किया होगा, मिलाते हैं। क्या दे रहा है कि द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस जिसकी गामा वैल्यू दी हुई है चेंजेज एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम पी डी टू पी डैश डी डैश, ऐसा कुछ चेंज हो रहा है। और कहता है डी डैश बाई डी की वैल्यू दे रहे हैं, पी डैश बाई पी की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आपको जो इक्वेशन पता है उसको आप पहले लिख दो। क्या था पता, पी वी गामा कांस्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो डेंसिटी के टर्म में बोला है तो हमें यहाँ पर डेंसिटी इन्वॉल्व करना होगा। डेंसिटी किसके साथ इन्वॉल्व होगा, प्रेशर के साथ तो डायरेक्ट होगा नहीं, वॉल्यूम के साथ आसान होगा, है ना, मास बाय डेंसिटी करके। तो वही चीज़ कर लीजिए। तो प्रेशर और इनटू वॉल्यूम इज मास, मास मान लीजिए m हो गया गैस सैंपल का, मास बाई डेंसिटी, ओके। और पावर रहेगा आपका गामा, so this will be constant and since mass is constant, number of mole constant, mass constant, गैस का सैंपल का मास कांस्टेंट होगा तो m टू दी पावर गामा इधर आके कांस्टेंट ही रह जाएगा। सो आपका ये ओवरऑल बचेगा 1 बाई डी की पावर गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इधर चला जाएगा, D की पावर गामा, इस तरह से। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर जो होगा डेंसिटी की पावर गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो अब आप निकाल लो जो निकालना है, पी डैश बाई पी आपसे पूछ रहा है, मतलब डी डैश बाई डी का पावर क्या करना है, गामा करना है, ठीक है। इस तरह से सिंपल है, पी डैश बाई पी तो डी डैश बाई डी का पावर गामा। अब डी डैश बाई डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32, पुट किए, और गामा दिया हुआ है 7/5। तो देख लो अच्छे से, 32 दिया है तो इसलिए दिया है 2 की पावर, अगर आप 5 ठीक से करो तो आ जाएगा 32, और फिर ऊपर में क्या है 7/5 कैंसिल हो गया, मतलब 2 की पावर 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 128, ओके, ये आपको जवाब आ जाएगा। सो 128 इज योर करेक्ट चॉइस, दैट इज सी नंबर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट, द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट आपने थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, गामा बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, आप उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। तो वहीं पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम वगैरह में चेंज आता है, तो उसी से रिलेटेड होता है ये चीज़। तो आपको याद होगा, तो एक बार याद दिलाऊं, V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल इंटू 1 प्लस, और ये गामा लिखते हैं, वही है वो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट बोला जा रहा है उसको, तो वो ये गामा है, याद रखिएगा। ये एडियाबेटिक कॉफिशिएंट वाला गामा नहीं है, CP/CV नहीं है, ये वही थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट गामा है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। और डेल्टा थीटा, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी के टर्म में बात कर लेते हैं, ओके। तो डेल्टा टी कर लो आप, चलो ऐसा कुछ। तो
तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। तो इसको इधर लाइए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। तो यही चीज़ बन गया आपका क्या, डेल्टा वी इक्वल टू वी इनिशियल, तो वी मानिए उसको, और फिर गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी जहाँ जरूरत पड़ेगी गामा इंटू डेल्टा टी, या जो भी जरूरत पड़ेगी इनमें से, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो ये गामा है आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। ठीक है, और वो बोल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर वो टेम्परेचर के साथ किस तरह का रिलेशन दिखाता है वो बताना है आपको। ओके, तो चलिए, फॉर कांस्टेंट प्रेशर तो मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, आपने कहा प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, उसमें पी तो खत्म हो गया, भी एक काम करिए, रहने दीजिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी से ही आप चलिए, और उसके बाद क्या करिए, क्योंकि हमें ऐसे टर्म्स लाने हैं तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स, और चूंकि आइसोबेरिक है तो पी तो बाहर ही आ जाएगा, ये बचेगा आपका डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी, ये तो लिख ही सकते हैं। अब आप क्या करो कि P को सब्सटीट्यूट कर दो यहीं से, एन आर टी बाई वी, फिर से लिख दो एन आर टी बाई वी। ठीक है, ये P के बदले में लिखा जा सकता है, फिर आपका ये डेल्टा भी रह गया और उधर एन आर डेल्टा टी रह गया। तो देखिए, तो एन आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बच गया डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी बच गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया डेल्टा टी बाई टी बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ हो गया आपका आइसोबेरिक प्रोसेस से, इसको नंबर 2 कर लेना, और ये जो निकाल के लाए हो डेल्टा वी बाई वी, इसको नंबर 1 कर लेना। ठीक है, ये एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से, तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन। ओके, तो जो पीछे के टॉपिक में पढ़ा दिया गया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो थोड़ा जा करके वहाँ थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक देख लीजिएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के थ्रू आपको ये दिखेगा। तो 1 2 में देखिए डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी दोनों हो गया, सो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 गामा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, इस तरह का हो जाएगा। और अब आपका चेंज इन टेम्परेचर खत्म, तो गामा इज नथिंग बट 1 बाई टी। इसको हो सके तो डायरेक्ट याद भी रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। सो गामा इज नथिंग बट 1 बाई टी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या कहता है, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसका गामा दिया हुआ है 7/5, हाइड्रोजन है डायटोमिक है तो गामा 7/5 रहा। इनिशियली एट एसटीपी, एसटीपी एनटीपी सेम चीज है ना, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली so that its temperature becomes 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका 400 डिग्री, तो 0 डिग्री से इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो केल्विन स्केल में देखेंगे आपने कितने का चेंजिंग किया, उस हिसाब से बनाना है। द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन किलो जूल हमको फाइंड करना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसमें आपने टेम्परेचर को चेंज किया है, ठीक है, कंप्रेस किया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो जितने का वर्क डन होगा, देखिए फॉर, पता है आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कोई डेल्टा क्यू तो बनता नहीं है, ठीक है, इसीलिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही होगी जो माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगी, है ना। तो जितने का वर्क डन होगा उसी में माइनस लगा देंगे तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। तो या तो डेल्टा यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, या फिर आप डेल्टा डब्ल्यू के थ्रू आगे बढ़िए, है ना। तो जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप काम को करें, है ना, फिर आपको ये आ जाएगा। तो केल्विन में ज़रूर देखिएगा, अगर आप एडियाबेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार आप अटेम्प्ट लीजिए, फिर हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लियर है, चलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा यू के लिए बात कर लेते हैं। चूंकि यहाँ एडियाबेटिक कोई भी इक्वेशन काम आएगा नहीं, क्योंकि पीवी, जैसे पीवी गामा कांस्टेंट, तो आपको देखिए यहाँ पर प्रेशर के बारे में कुछ है नहीं ऐसा कुछ अता पता डायरेक्ट आपको, और ये गामा का कैलकुलेशन इस तरह से रखने पर थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है।
है ना। और दूसरा भी जो रिलेशन है टीवी गामा माइनस वन इज कांस्टेंट, वो सब भी आपको यहाँ पर एज इट इज डायरेक्टली काम में आएगा नहीं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम वगैरह के बारे में ठीक ठाक बताया नहीं है। तो उससे बेहतर होगा आपका सीधा डेल्टा यू, जहाँ कभी भी डेल्टा यू लिखना हो एन सी वी डेल्टा टी इसको लिखना है। तो उसमें देखिए क्या क्या डेटा है हमारे पास। 5 मोल है, सी वी आप निकाल सकते हैं आर बाई गामा माइनस वन के थ्रू। ठीक है, गामा दिया हुआ है तो सी वी आपका आराम से आएगा। और डेल्टा टी आपको है क्या दिया हुआ, सो देखिए आप। तो एस टी पी का मतलब यहाँ पर आप 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ठीक है, और कंप्रेस किया है और टेम्परेचर बिकम हो गया 400, तो कितने का चेंज बस 400 माइनस 0, 400 का ही हुआ। तो 400 का आपका चेंज आ गया। तो यहाँ पर चूंकि सारा डेटा हमें ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो आप इसी से काम करिए। देखिए आर की वैल्यू भी दे रखी है इसने, 8.3 यूज करते हैं। गामा आपका हो गया 7/5 माइनस 1 और इंटू 400। इसे आप अच्छे से सॉल्व करें। ये यहाँ पर दोनों जीरो इसको दे दिया तो 830 हो गया इंटू 4, और यहाँ पर हो गया 2, ऊपर में आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से ये 2, तो चलिए यहाँ 4 को कट कर दीजिए। और अब इसको 5 से, तो देख लीजिए एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 ऐसा, और एक बार और 5 से करना पड़ेगा। तो 5 से एक बार किया और ये 5 to 10 हो गया ना। चलिए काम आसान हो गया आपका। 5 into 2 हो गया इधर से 10, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया ऐसा हो गया। सो 41500 ये जूल हो गया। और किलो जूल में चाहिए तो डेल्टा यू हमारा बन रहा है 123, तो 41.5 किलो जूल। ठीक है, इसीलिए आपका डेल्टा डब्ल्यू जो बनेगा माइनस ऑफ डेल्टा यू करते हुए माइनस ऑफ 41.5 किलो जूल कर देंगे। सो अगर ऑप्शन में एक भी जगह माइनस है तो वही आंसर करना है, और अगर सब जगह प्लस ही है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड मांग रहा है। तो उस हिसाब से देखिए सब जगह प्लस है, इसका मतलब ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड मांग रहा है। सो आपका मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम 41.5 किलो जूल। तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो आसान पड़ेगा यही, क्योंकि ये सब कोई फार्मूला अभी एडियाबेटिक का काम आ नहीं रहा है, और गामा के साथ पावर में कैलकुलेशन करना टफ पड़ेगा आपको, तो बेटर होगा। और टेम्परेचर भी इस सब केस में क्या होता है कि केल्विन में लेके चलना पड़ता है, तो ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। तो बेटर है और सबसे आसान है डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी का सीधा सीधा फार्मूला है। सी वी के लिए जो भी ज़रूरत था आर बाय गामा माइनस वन के हिसाब से आपको सारी वैल्यू दे रखी है। डेल्टा टी भी आपके सामने ही है, तो सीधा पुट करो और आंसर ले आओ। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ना था। आए बच्चों, अब देखते हैं इन सवालों को। कहता है एक मोटर का टायर है, हैज प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर का है और वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। कहता है सडनली ब्रस्ट हो गया। सडनली ब्रस्ट होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस बताए हैं आपको। कहता है सीपी बाय सीवी मतलब गामा हो गया वो 1.4 फॉर एयर दिया हुआ है। तो कहता है रिजल्टिंग टेम्परेचर बताइए। तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है P1 माइनस गामा टी गामा इज कांस्टेंट। आपसे रिजल्टिंग टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर मांग रहा है, और कह रहा है जरूरत पड़े तो उस डेटा को यूज करिएगा। 300/2⁻2 अगर कहीं से आए तो दैट इज ऑलमोस्ट 246। चलिए ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड करना है। एक काम करेंगे कि गामा से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे केसेस में कुछ इस तरह से है ना, पावर जो है दोनों साइड 1/गामा कर दिया, जैसे यहाँ भी पावर 1/गामा कर दिया और कांस्टेंट का भी पावर 1/गामा कर दिया। तो ये अनदर कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हुआ गामा दोनों पर आ जाएगा 1/गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पे उड़ा देगा तो टी अकेला हो जाएगा। एंड दिस इज सम अनदर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही रख सकते हैं या डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, चलिए तो टेम्परेचर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो 1/ ऐसा कर सकते हैं, ये वाला आ जाएगा p का पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ठीक है, इसको आप इधर रख देंगे। ठीक है, इस तरह की बात हो जाएगी। और एक काम कर सकते हैं कि अगर आप ये माइनस, जैसे इसको गामा -1 अगर आप लिख दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो p की पावर गामा -1/गामा हो जाएगा, है ना। देखो फिर से 1 माइनस गामा है ना, तो इसका माइनस बाहर कर रहे हैं तो गामा -1 आ जाएगा, और माइनस जब होता है तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो माइनस हुआ तो ऊपर लेके चले गए। जैसे कि
1/2 का पावर -5 है, तो इसको सीधा ऊपर लेके चले जाइए तो 2 का पावर 5 बन जाएगा, है ना, इस तरह की बात। तो चलिए, तो वो चीज़ ऐसे हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप लिख सकते हो अब डायरेक्ट T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा -1/गामा, और आपको T2 चाहिए, सो T1 इंटू P2/P1 और पावर गामा -1/गामा। अब चलिए इसमें वैल्यू बिठाइए। तो T1 क्या था, याद रखिएगा, अब वैल्यू सेल्सियस में नहीं जाएगी, SI स्केल में, SI यूनिट में जाएगी, मतलब केल्विन में जाएगी। तो 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 300 केल्विन। सो ये 300 जाएगा। P2/P1 फाइनल टेम्परेचर आपका जो हो गया, सडनली ब्रस्ट हो गया, तो वो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, जो 1 एटमॉस्फेयर है। तो P2 इज 1, और P1 जो पहले का था वो कितना था, 2 एटमॉस्फेयर। इसे वैल्यू सही से पुट करना है। फिर गामा की वैल्यू रखनी है 1.4, तो 1.4 माइनस 1/1.4, तो पता है ना CP/CV इज गामा, तो वही गामा रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 300 इंटू हाफ टू द पावर, ऊपर में हो गया 0.4/1.4, ठीक है, इस तरह का लेके चलेंगे। तो ये देखते हैं कितना आ गया, तो 1/2, और ये हो गया 4/14, पॉइंट हटा दिया, तो ये क्या बन गया 2/7। तो 300 इंटू हाफ टू द पावर 2/7 आ गया, इस तरह की बात हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 1 का पावर तो कुछ भी रखिएगा 1 ही आएगा, नीचे में चले जाइए, और 2 का पावर जो है रख दीजिए, तो 2/7। तो देखिए ये डेटा मैच कर गया यहाँ पर, 300/2 की पावर 2/7, इस तरह से। तो दिस इज डेटा यूज करना है 246, ठीक है। तो 300 चूंकि केल्विन में था, ये भी केल्विन में आएगा। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि सेल्सियस में डालेंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। केल्विन में ही काम करना है हमेशा, ऑलवेज। और उसके बाद जब ऑप्शंस अगर सेल्सियस में हो तब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में, इन सेल्सियस क्या हो जाएगा, तो 246 माइनस 273, ओके। तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, चूँकि केल्विन है तो -273 करेंगे, तो ये कितना आ गया, तो 7 और 2, तो -27 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ऑप्शन में अगर -27 डिग्री सेल्सियस रहता तो वही आपका जवाब हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शंस देना यहाँ पर मिस हो गया था, तो ऑप्शंस को मैं लिख देता हूँ। तो सॉरी बच्चों, ऑप्शन लिखना तभी छूट गया था। तो ऑप्शंस नंबर ए में लिख लीजिएगा 27 केल्विन, बी में 27 डिग्री सेल्सियस, सी में -27 डिग्री सेल्सियस, और डी में 246 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या आ जाएगा, -27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप नेक्स्ट 14 और 15 को वीडियो को पॉज करते हुए खुद से अटेम्प्ट लीजिए, बनाइए, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो मिलाइएगा। आए बच्चों देखिए, तो क्या कहता है 14 में, एन आइडियल गैस गामा दिया हुआ है, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, इसको एक्सपेंड करना है आपको। कहता है हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 टाइम्स। तो देखिए VRMS, पहले आपको ये फॉर्मूला जानना चाहिए, ये हो जाता है 3RT/m, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी जानते तो कम से कम आपको √T VRMS जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटलीस्ट इसे जानना होगा। अब उससे क्या हुआ कि देखिए क्या कहता है कि रिड्यूस करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मॉलिक्यूल के 2 टाइम रिड्यूस करना है, तो इसके लिए टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा। R इज द कांस्टेंट, M इज द कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को ही कम करेंगे तभी कम होगा। तो क्लियरली टू रिड्यूस VRMS 2 times द टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। द टेम्परेचर मस्ट बी रिड्यूस्ड कितना, तो यहाँ 4 टाइम्स, ओके। क्योंकि रूट लगा हुआ है तो 40 करोगे तभी तो रूट हो हट करके 2 और फिर आएगा √T। तो रिड्यूस्ड मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ दैट इज, अगर इनिशियल टेम्परेचर आप T लोगे तो फाइनल टेम्परेचर आपका T/4 होना चाहिए, ठीक है।
4 टाइम आपको टेम्परेचर यहाँ पर करना पड़ेगा। T/4 करोगे तभी तो 4 का रूट हो गया बाहर 2 आएगा, तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करना है, T1T तो T2 T/4। अब आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, चलिए यही बनाते हैं। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अब आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशन देखना पड़ेगा। तो टी वी गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता था, विच मीन्स T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, ऐसा कर दो। चल, तो अब आपका T2 तो हो गया T/4 और T1 हो गया T, चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं। V1 गामा माइनस 1, T2 हो गया हमारा T/4, देन V2 गामा माइनस 1, T से T कैंसिल हो गया। और अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स V1 गामा माइनस 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आता है। गामा हमारा था 1.5, तो 1.5 यूज़ करें, या ऐसा करिए इसको सबको इधर ही रख दीजिए। तो 4 पर भी पावर हो जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1, और V1 पर जो इधर आएगा तो इसका तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इस पे केवल रहेगा। तो चलिए, तो 4 1 बाई गामा, तो V2 बाई V1, यही आंसर ही हो जाएगा आपका। 4 पर पावर 1 बाई गामा, गामा इज 1.5 माइनस 1, तो ये कितना बना 1.5 माइनस 1 इज 0.5, तो 0.5 इज हाफ, तो सो हाफ है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 का पावर 2 दैट इज 16। इसका मतलब V2 इज 16 टाइम्स V1। तो जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा वो पहले वाले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 16 गुना ज़्यादा होगा। तो फाइनल आंसर इज 16 टाइम्स। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए। VRMS आपका चूंकि प्रोपोर्शनल टू √T था, VRMS को आधा करना है तो टेम्परेचर को आपको 4 टाइम कम करना पड़ेगा। तो T1 अगर T है तो T2 T/4 हो गया, एक ये जानकारी। और दूसरी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टीवी में रिलेशन टीवी गामा माइनस 1 होता है कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा माइनस 1 T2 V2 गामा माइनस 1, है ना। T1 T2 की अपनी वैल्यू रख दिया, और V2 इन टर्म्स ऑफ V1 गामा को 1.5 रखते हुए आप सॉल्व कर लिए, तो आगे आपका 16 टाइम्स V1। क्लियर है बच्चों? चलिए अब ये लास्ट वाला थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, देखिए बच्चों, एन आइडियल गैस हुज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इक्वल गामा इज एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ दिया हुआ है कोई P इक्वल टू अल्फा V, अल्फा कोई कांस्टेंट हुआ, P is the pressure, V is the volume, the molar specific heat of the process is, molar specific heat देखिए बच्चों फिर से दिया हुआ है, मतलब C वैल्यू बोल रहा है, ना तो एट कांस्टेंट प्रेशर बोला, ना तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला, मतलब सीधा सीधा C बोला। तो dq इक्वल टू du प्लस dw है हमारे पास, तो इसको आप सीधा सीधा NC डेल्टा T इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, यही C आपको फाइंड करना है। du जब भी जरूरत होगी NCV डेल्टा T और या dt जो भी लिख सकते हैं, और dw तो dw आपका जो आएगा डेल्टा w करके रूप में लिखते हैं फिलहाल। अभी C निकालना है आपको, तो ये देखिए n डेल्टा T डिवाइड कर देंगे तो CV हो गया, और डेल्टा w को एक काम करो आप P डेल्टा V, प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए ना फिलहाल, तो चलिए डेल्टा w ही रहने देते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया डेल्टा w डिवाइडेड बाय n डेल्टा t। ओके, और यहाँ पर ये क्या रहेगा n डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा, तो CV प्लस दिस वन। ओके, तो अगर अब आप इसको निकालना होगा, अब आपको जो दिया हुआ है P इक्वल टू अल्फा V, उसकी मदद से हम लोग को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइडियल गैस एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है इज एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ लाइक दिस, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस फाइंड करना है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे किसी गैस के कंटेनर में, जैसे किसी कंटेनर में कोई गैस जैसे इस तरह से फिल किया हुआ है, और इसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं, यही डेल्टा Q इसका सप्लाई हुआ, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है एक्सपेंशन भी होगा और इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और ये कुछ वर्क डन भी करेगा। तो
तो इसी से आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है कि जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ा और जितना वर्क डन किया वो सम के बराबर होगा, इसीलिए इसको आप एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप काम करते हैं तो ये होता है एक तरह से प्रेशर कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट प्रेशर होगा बाहर से उसके हिसाब से होता है। तो वो एक तरह के आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ही ये चीज़ लिखी जाती है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू को, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो वो मान के चलिए आपका पी होगा या किसी भी वक्त का वो प्रेशर पी, और फिर आपका वो डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में वो लिखा जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। तो आपका ये सी वी प्लस पी डी वी बाय एन, और ये डेल्टा टी है तो डी टी या इसको डेल भी एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अगर यहाँ डेल्टा लिखा है तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू यहाँ डी में लिख रहे हैं, स्मॉल डी में लिख रहे हैं, तो आप इसको भी स्मॉल डी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तब आप यहाँ पर ऐसे चेंज कर लो, एन सी डी टी इस तरह से आप लगा लो, एक ही बात है, रिप्रेजेंट करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आप चाहे स्मॉल डी से लिखो या डेल्टा से लिखो, डजेंट मैटर। तो आपको इस इक्वेशन के हिसाब से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है या क्या, लेकिन जब आप ये इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वो एक तरह का आइसोबैरिक प्रोसेस के हिसाब से ही लिखा जाता है। जो भी बाहर का प्रेशर होगा उसी हिसाब से तो ये फैलेगा, है ना, उतना ही उसी हिसाब से वो वर्क डन करेगा, तो इसमें ऐसा चलता है। चलिए नाउ अब आपको क्या कहता है कि आपको P दिया हुआ है अल्फा टाइम्स V। अब एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है वो, तो एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपका P अल्फा V हो गया, और ये तो हमेशा लगेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो बस फटाफट क्या करना है, इसमें P को यहाँ पे पुट करिए अल्फा V, तो अल्फा V V स्क्वायर हो गया एन आर टी। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है बोथ साइड्स, तो फटाफट डिफ्रेंसिएशन करिए, ऐसा सवाल पहले भी बनाए हुए हैं आप। अल्फा इज कांस्टेंट, सो वी स्क्वायर का टू वी डी वी, और यहाँ पर एन आर डी टी। ठीक है, अब आपको यही सब चीज़ें वहाँ उठा के रखनी पड़ेगी, वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब जैसे वहाँ पर पी डी वी है, देखिए यहाँ पर अल्फा है भी है, तो अल्फा भी को आप फिर से पी रख दीजिए, सो टू पी है ना, अल्फा भी को हमने क्या किया, पी रख दिया, बाकी क्या बचा, टू तो यहाँ रख दिया, डी वी बचा, और एन आर डी टी। सो पी डी वी जो हमको वहाँ रखना था, दिस इज एन आर डी टी बाई टू। तो चलिए अब आप C की वैल्यू निकालने के लिए फ्री हैं। सी वी हो गया R अपॉन गामा माइनस वन, और पी डी वी ये रख दिया एन आर डी टी बाई टू, और पहले से है एन डी टी, तो डी टी हटा दीजिए, एन हटा दीजिए, तो अब आपका क्या बन गया, R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन टू, कुछ इस तरह से आपका बन गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको अरेंज करना पड़ेगा तभी आएगा। अरेंज करने के लिए सिंपल है बच्चों, आप एक काम करो, सब में आर बाई टू देखो बाहर है, तो आर बाई टू आप बाहर ले लो, बाहर ले लिया, यहाँ पर सीधा सीधा वन आ गया, और यहाँ देखो क्या हुआ, आर आपने बाहर ले लिया, और बाई टू तो टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, आर बाई टू बाहर ले लिए तो इसकी जगह वन रख दिया, और यहाँ पर आर बाहर ले लिया, बाई टू किया बाहर, तो ये टू अंदर, देखिए इसको गुना करिए तो ज़्यादा आसानी समझिएगा, टू अंदर जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई गामा माइनस वन यहाँ हो जाएगा, अब बाकी ये आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ऑप्शन मैच करेगा, तो क्या हो गया, गामा माइनस वन प्लस टू बाई गामा माइनस वन। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, गामा प्लस वन बाई गामा माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया, आर बाई टू गामा प्लस वन ऊपर में और गामा माइनस वन नीचे में, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात थी, बस वही डी डब्ल्यू यहाँ पर पी डी भी लिखा जाता है ना, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। बाकी उसके बाद फिर जैसा अपना प्रोसेस कहा उस हिसाब से चलेंगे। कब, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सी का, सी इज व्हाट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ना तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है ना तो आपको कांस्टेंट प्रेशर बोलता है, तो उस वक्त आपका ये फॉर्मूला काम करता है, सी वी प्लस डी डब्ल्यू बाई एन डी टी, या फिर आपका पी डी वी बाई एन डी टी। ओके, तो इस हिसाब से फिर अपना फिर काम करो, पी जो भी कहता है उसको पुट करो और उस हिसाब से आगे चले जाओ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना है। तो लेक्चर नंबर 9 तक अब आपने काम कर लिया, तो थर्मोडायनामिक्स के जो भी बेसिक प्रोसेसेस थे और उस पर आधारित जो भी सवाल थे वो आपने अच्छे से अगर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, तब हम अब आगे बात करेंगे आपको साइक्लिक प्रोसेस में, और फिर जो कार्नोट इंजन की बात होती है वहाँ से भी सवाल रहता है ना, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बातें होंगी,